नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप से ग्रस्त है। हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जहां गुरुवार शाम तक पूरी दुनिया में 26.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं 1,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, पूरी दुनिया में हर रोज 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या हर रोज 75,000 का आंकड़ा छू रही है। कोरोना के इस आतंक पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब दुनिया के 211 देशों में फैल चुका है। पूरे विश्व में यूरोपीय देश इस वायरस से जूझ रहे हैं। जहां अमेरिका में गुरुवार शाम तक करीब 8.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का भी यही हाल है। सभी देशों में इस समय युद्ध जैसे हालात बने हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा इन आंकड़ों को देखिए आप। ये आंकड़े दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के हैं, जहां करीब 8.5 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जबकि 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी की बात करें तो अभी तक अमेरिका में 84,050 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी भी 7 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं यूरोप का एक और देश स्पेन भी इसी तरह से कोरोना की मार झेल रहा है। यहां संक्रमित मामलों की अगर बात करें तो 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर रिकवरी की बात करें तो 89,250 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग अब भी बीमार हैं। स्पेन के बाद संक्रमित मामलों में इटली तीसरे स्थान पर है, जबकि डेथ के मामलों में इटली अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यहां 1,87,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर रिकवरी की बात करें तो यहां रिकवरी रेट बहुत ज्यादा धीमा है। अभी तक महज 54,543 लोग ठीक हुए, जबकि 1,07,000 से ज्यादा लोग अभी भी उपचाराधीन हैं। वहीं इटली की तरह फ्रांस का भी यही हाल है। बता दें कि फ्रांस में कोरोना से 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। बाकी अगर रिकवरी की बात करें तो यहाँ भी रिकवरी रेट धीमा है। महज 40,000 लोग इलाज के बाद ठीक हुए, जबकि 97,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अब भी जारी है। वहीं फ्रांस, इटली, स्पेन और अमेरिका के बाद अगर बात करें जर्मनी की, तो यहां भले ही संक्रमित मामले 1.5 लाख से ज्यादा हैं, लेकिन डेथ रेट अभी भी धीमा है। जर्मनी में अभी तक 1.5 लाख लोगों पर सिर्फ 5,334 लोगों की मौत हुई, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। हालांकि एक्टिव केस की बात करें तो इसमें लगातार गिरावट आ रही है। जहां 2 दिन में 47,000 से ज्यादा लोग बीमार थे, तो वहीं अब संक्रमित मामले घटकर 42,000 रह गए हैं। वहीं अन्य यूरोपीय देशों की तरह ब्रिटेन भी इस बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित है। वहां 1.25 लाख से ज्यादा लोग बीमारी के चपेट में आ गए, जबकि 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
हालांकि अभी तक वहां कितने लोग रिकवर हुए और कितने एक्टिव केस हैं, ये आंकड़े अभी सामने नहीं आए। वहीं इसी तरह अगर चीन के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत की बात करें तो वहां डेथ रेट अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले कम है। यहां गुरुवार शाम 8 बजे तक 21,700 लोग संक्रमित हुए, जबकि 686 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ठीक होने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। भारत में इलाज के बाद 4,325 लोग ठीक हुए, जबकि 16,689 लोग अब भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। तो ये वो देश हैं जहां कोरोना वायरस लगातार पांव पसारता जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा डेथ केस अमेरिका से सामने आए, जहां 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर अमेरिका के हालातों की बात करें तो जितनी तेजी से यह आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे वहां अगले कुछ महीनों तक स्थिति भयावह होने के आसार नजर आ रहे हैं। और अगर वहां हालात नहीं सुधरे तो शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ सकते हैं। हालांकि अमेरिका सहित तमाम देश तेजी से वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग जारी है। अब अमेरिका की ओर से चीन पर डबल अटैक किया गया है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे देश पर हमला बताया, तो वहीं विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है और 26 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस वायरस को लेकर अमेरिका लगातार चीन पर बरस रहा है। अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस मसले पर चीन को फिर से घेरा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम पर हमला किया गया है। कोरोना वायरस एक हमला ही है। अमेरिका पर इस तरह का हमला पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले 1917 में फ्लू से अटैक हुआ और अब ये हुआ, लेकिन हम इससे उबर कर वापस आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी लगातार चीन पर आक्रामक हैं। उन्होंने कहा, चीन ने दुनिया से काफी कुछ छुपाया है। हर किसी को सच जानने का हक है। अभी भी काफी हद तक सच को छुपाया जा रहा है और इस तरह की लैब अभी भी चीन में जारी है, जिनकी वजह से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। वहीं इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया है, सिर्फ वुहान ही नहीं बल्कि चीन में ऐसी कई लैब हैं जहां पर इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, जो आगे चलकर खतरनाक साबित होंगे। अमेरिका की ओर से कई देशों को मदद की जा रही है ताकि वह परमाणु शक्ति समेत अन्य शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। हमें इस बात की चिंता है कि चीनी सरकार आगे चलकर किस तरह इस तरह की लैब से निपटती है। वहीं इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर चीन पर आरोप लगाते हुए माइक पोम्पियो ने यह भी कहा, दिसंबर के बाद से ही चीन का सच बाहर आने लगा है और ये साफ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन का साथ दिया है। गौरतलब है कि चीन से निकले कोरोना वायरस ने अमेरिका में तबाही मचा दी है। यहाँ 8.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल अमेरिका कोविड-19 को लेकर चीन पर लगातार आक्रामक है और अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात कह रहा है। न्यूज डेस्क, स्पेशल रिपोर्ट, ANB न्यूज।
वहीं कोरोना फाइटर्स की हम लगातार बात करते आ रहे हैं, जो जान जोखिम में डालकर तपती गर्मी में लोगों की जान बचाने के लिए उतरे हुए हैं। इन्हें अपनी चिंता नहीं बल्कि चिंता है तो समाज को इस महामारी से बचाने की। लोग लॉकडाउन का पालन कैसे करें, इसकी चिंता में ये लोग दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन इसी बीच बाराबंकी से पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने आम जनता का दिल जीत लिया। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो आम जनमानस की नजर में पुलिस कर्मियों की छवि अच्छी नहीं होती, लेकिन बाराबंकी में जो देखने को मिला वो पुलिस कर्मियों का आम जनता में सम्मान बढ़ाने वाला काम है। दरअसल यहाँ पुलिस मुख्यालय में लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्यूटी पर लगाई गई महिला पुलिसकर्मी गोद में छोटी सी बच्ची को लेकर अपना फर्ज निभाती नजर आई। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिसकर्मी ने अपनी बच्ची की देखरेख के लिए छुट्टी नहीं ली। दरअसल जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुश्किल घड़ी में अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, तो इस महिला पुलिसकर्मी को भी अपना फर्ज याद आ गया और वो अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए चली आई। वहीं बच्ची को गोद में लेकर ड्यूटी करने वाली इस महिला पुलिसकर्मी से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि वो महिला थाने में तैनात है और उनके घर में बच्ची की देखरेख के लिए कोई भी नहीं। लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में अपना फर्ज निभाने के लिए शामिल नहीं हुए, तो हम तो छोटे मोटे पुलिसकर्मी हैं और हमारी जिम्मेदारी उनके मुकाबले बहुत कम है। हम अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी बच्ची का बहाना कैसे बनाएं? इसी बात से प्रेरणा लेते हुए मैंने अपनी बच्ची को साथ में लेकर अपना कर्तव्य निभाने का फैसला लिया। तो अब तो इस समय तो तमाम आप लोग की ड्यूटी जगह जगह लगती होगी, आपके बच्चा आपके साथ है, कैसे आप मैनेज करती हैं? सर ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पुलिस विभाग में और इतनी महामारी चल रही है ये कोरोना से संबंधित। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के उसमें दाह संस्कार में नहीं गए, तो हम लोग तो सिपाही हैं, हम लोग उनके उसमें सहयोग कर सकते हैं और ये हमारा कर्तव्य भी है सर। तो बच्चे को लेके ड्यूटी करेंगे क्योंकि हमारे पास देखने के लिए कोई है भी नहीं, तो हमें समस्या नहीं है ड्यूटी करने में। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद विष्ट का 21 अप्रैल को निधन हो गया था, लेकिन देश में लगे लॉकडाउन की वजह से और इस आपदा की घड़ी में सीएम योगी इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। लेकिन मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उनके ओएसडी राजभूषण सिंह रावत वहां उपस्थित थे। वहीं प्रदेश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाता देख सीएम योगी से कई लोगों ने प्रेरणा ली और बाराबंकी की इस महिला पुलिसकर्मी भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गई। बाराबंकी से मोहम्मद नजीर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। पंजाब में 15 अप्रैल से फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि किसान मंडियों में फसलें लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन उठान न हो पाने की वजह से अब किसानों के सामने अपनी अगली फसल को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। कभी सूखा, कभी बारिश, कभी बाढ़, तो अब लॉकडाउन। किसानों की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल पहले तो लॉकडाउन की वजह से किसानों की फसलें ही नहीं कट पाई और अब किसानों ने जैसे तैसे कर फसलें काट ली
तो अब मंडियों में फसलों का उठान न हो पाने की वजह से किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। मामला बठिंडा की अनाज मंडी का है, जहां किसानों का कहना है कि मंडी में फसल रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि यहां फसलों का बिल्कुल भी उठान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अन्य किसानों के सामने अपनी फसलें उतारने की परेशानी खड़ी हो गई है। कुछ किसान तो सड़कों पर ही अपनी फसलें लेकर खड़े हुए हैं, और जो किसान मंडियों में अपनी फसलें लेकर बैठे हैं, अगर वे अपनी फसलें छोड़कर इधर उधर जाते हैं तो उन्हें चोरी का डर सता रहा है। ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਿਆ, ਕਣਕ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚੌਟਾ ਜਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਚੱਲੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲਿਫਾਫੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਨਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਮਾ ਜੀ। ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਣਕ ਤੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਵਾਰਦਾਨਾ ਪਿਆ, ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਹਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਆ, ਕੱਠ ਜਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਮਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲੇ ਹੁੰਦੀ है, बाकी लेवरदारी हो जाती है। दरअसल मंडियों में इस बार लॉकडाउन की वजह से पास सिस्टम लागू किया गया है, ताकि मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके और कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन जो किसान मंडी में अपनी फसलें लेकर पहुंचे हैं, उनकी फसलों का उठान न हो पाने की वजह से वो मंडियों में ही फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ जो किसान मंडियों में फसलें लेकर आना चाहते हैं, उनका नंबर न आने की वजह से वो सड़कों पर ही अपनी फसलें लेकर खड़े हुए हैं और अपना नंबर का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर उनकी पहली फसल की ही खरीद नहीं होगी तो वो अपनी दूसरी फसल की तैयारी कब करेंगे, जो कि सोचने का विषय है। बठिंडा से अमनदीप सिंह की रिपोर्ट, ANB न्यूज। किसानों को लंबे समय से जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। बारिश आई और मंडियों में पड़े अनाज पर पानी फिर गया। फरीदाबाद से यह रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरफ इस बार किसानों को लॉकडाउन खूब रुला रहा है, तो वहीं इतने दिनों से किसानों को जिस बात का डर था, आज उसके साथ वही हुआ। दरअसल मौसम विभाग की चेतावनी के बाद फरीदाबाद में अचानक हुई बारिश से मंडी में रखा हुआ किसानों का अनाज पानी में भीग गया। किसानों का आरोप है कि वे एक दिन पहले ही मंडी में अपनी फसल लेकर आए थे, लेकिन अनाज का तोल न होने की वजह से वो खुले आसमान के नीचे ही पड़ा रहा, और जब आसमान में बादल गरजे और उन्होंने आढ़तियों से अपने अनाज को ढकने के लिए बारदाना मांगा, तो उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद आसमान से बरसती आफत ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं यही नहीं, ऊपर से जब आढ़तियों से अनाज की खरीद के लिए कहा गया, तो उन्होंने अनाज खरीदने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में अब मंडी में फसल लेकर आए किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पूरे साल मेहनत करने के बाद किसान आज अपने भीगे हुए अनाज को लेकर मंडी में खड़ा हुआ है और सरकार से मांग कर रहा है कि उन्हें या तो मुआवजा दिया जाए या फिर उनका अनाज खरीदा जाए। तो क्या जी, अनाज लाए थे हम, आज का नहीं है हमारा अनाज, हम लाए थे कल सुबह से पड़े हैं यहाँ पर। आढ़तियों के पास हम हर बार आते हैं, हर बार तो मतलब कुछ व्यवस्था हो जाती है। इस बार ना उन्होंने पल्लट दिया है ना कुछ, उनसे कह रहे कि हमें कोई पल्लट दे, तो उनसे कह रहा कि अपनी व्यवस्था खुद करो। और पूरा अनाज जो है बिल्कुल भीग चुका है। बहुत परेशानी में हम इस टाइम। ये सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि हमें कम से कम जो हमारा अनाज
भेजा है उसका कुछ तो मुआवजा दे, अन्यथा आड़त तो ले ही नहीं रही है। कितना अनाज लाए थे आप? अनाज लाए थे हम एक हाई बाजी पूरा 800 मन को। अरे 2 दिन हो गए हमें ना तो अनाज यूँ सबड़ो भीज गो ना, हमें कोई पल्ले दियो ढकने को, कुछ भी ना दियो। बिल्कुल ही बेकार है जी, किसान की हालत यार टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। सरकार हमारी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल ही मदद न कर रहे हैं हमारी। आड़तियों से पल्लट वगैरह नहीं मांगा आपने? मांगो जी, कुछ भी न दे रहे, बढ़ गए आड़ती भीतर बढ़ गए, नहीं कह रहे जी हम पर न हो कोई व्यवस्था। तो अनाज का क्या हुआ? अनाज सबड़ो भीज गो जी बारिश में। वहीं इसे लेकर जब हमने अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि बारिश अचानक से आई थी, इसके चलते वो सभी अनाज की ढेरियों को समय पर नहीं ढक सके। इस वजह से कुछ अनाज जरूर भीगा है, लेकिन किसान चिंता न करें, उनका भीगा हुआ अनाज भी सरकार खरीदेगी, क्योंकि मंडी में आने के बाद अनाज आढ़तियों का हो जाता है और आगे से वो मौसम को देखते हुए पूरे इंतजाम करेंगे। ऐसा है जी, पूरा अनाज भीग गया, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सारा अनाज अभी तक ज़्यादातर जो है सुरक्षित है। कुछ ऐसी डेयरियाँ थी जो एकदम अचानक बारिश के कारण भाग दौड़ में नहीं ढकी जा सकी, मैक्सिमम डेयरियाँ हमने ढकवा दी थी, खुद जाके ढकवाई हैं। और जो ट्रैक्टर खड़े थे वो भी हमने कोल्ड शेड के अंदर घुसा दिए थे, फोटो भी हमारे पास उनके। और जो भीगा है उसमें भी ये है जी, भरे हुए कट्टे थे, बारदाना भीगा है, अंदर से सेफ है, बारिश धूप लगेगी बारदाना सूख जाएगा, सब कुछ ठीक है। और जो कुछ 4-5 डेयरियाँ ऐसी हैं जो बिना ढकी रह गई थी, उसमें भी मैं देख के आया हूँ। अभी ऊपर का थोड़ा सा कोई आधे इंच के करीब तक तो भीगी हैं, अंदर से बिल्कुल सुरक्षित हैं। ऊपर के अनाज को आड़ती सुखा लेंगे और दोबारा से भी पैक होने की स्थिति में है, वो ऐसा अनाज ख़राब नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इसमें किसान का नुकसान बिल्कुल नहीं होना दिया जाएगा, क्योंकि ये जब आड़ती के पास डेयरी आ जाती है तो उसकी जिम्मेवारी रहती है उसको सुरक्षित रखना। तो अगर अब कोई नुकसान भी भुगतना पड़ेगा तो आड़ती को भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि इस बार लॉकडाउन की वजह से किसानों की हालत काफी खस्ता हो गई है। जहां पहले फसलें काटने के लिए मजदूर नहीं मिले, तो अब मंडियों में आ रही दिक्कतों की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। हालांकि अनाज मंडी मार्केट कमेटी की ओर से किसानों को ये भरोसा दिया गया है कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फसलें मंडी में आ जाने के बाद आढ़तियों की हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी भी आढ़तियों की ही है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट, ANB न्यूज। वहीं लॉकडाउन ने भी इस बार किसानों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। जहां बैसाखी पर्व को गुजरे 10 दिन हो चुके हैं, तो वहीं अभी तक ज्यादातर किसानों की फसलें नहीं कट पाई है। फसलें ना कट पाने का सबसे बड़ा कारण किसानों ने मंडीकरण को बताया है। एक रिपोर्ट देखिए। देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से इस बार किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने 15 अप्रैल से फसलों की कटाई के आदेश दे दिए थे, लेकिन मंडीकरण न होने की वजह से अब किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि कुछ किसानों ने अपनी फसलें काट ली, लेकिन अब उनके सामने फसलें बेचने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल हिमाचल के इंदौरा और फतेहपुर में गेहूं की भरपूर फसलें होती हैं और इस क्षेत्र को हिमाचल का अन्नदाता भी कहा जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी सरकारी अनाज मंडी न होने की वजह से किसानों को अपनी फसलें बेचने में परेशानी होती है। हालांकि इससे पहले हर साल किसान हिमाचल बॉर्डर के साथ लगते पंजाब की सरकारी मंडियों में फसलें बेचने के लिए जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें लॉकडाउन की वजह से न तो हिमाचल से बाहर जाने की इजाजत मिल रही है और न ही पंजाब के लोगों को हिमाचल आने की। ऐसे में अब किसान अपने घरों में ही फसलें स्टोर करने को मजबूर हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि जिनकी 1-2 एकड़ जमीन है वो तो अपनी फसलों को घरों में ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जिनकी पैदावार ज्यादा है वो अपनी फसलों को कहाँ रखेंगे। इसे लेकर उन्होंने हिमाचल सरकार से जल्द ही इस समस्या के समाधान की अपील की है। मेरी माननीय CM साहब श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है
कि जो हमारी गेहूं की फसल है वो इस समय बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है और ऊपर से मौसम की भी मार पड़ रही है और जो कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है उसका खास हमारी फसलों पे असर पड़ रहा है। जो कि हमारी फसलों का मंडीकरण है वो पंजाब में होता था, तो अभी जो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारा हिमाचल प्रदेश का कोई भी मंडीकरण सुविधा नहीं है इधर। सो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि हमें कोई ना कोई मंडीकरण की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि हमारी फसलों का मंडीकरण हो सके। हाँ जी, मैं एक किसान हूँ और हमें फसलों की कटाई के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बाहर से कोई भी फसल हमारी तैयार है, बाहर से कोई मशीन नहीं इधर आने देते। मेरी प्रशासन से बेनती है। हाँ जी, और भी कोई समस्या है जैसे कि कोई मंडीकरण की? मंडीकरण का इधर कोई प्रबंध नहीं है। ठीक है, पहले जो मशीन वगैरह फसल काटने वाली बाहर से आती थी? हाँ, बाहर से आती थी। इधर 3-4 मशीनें हैं लोकल, क्योंकि 10-12 दिन का काम होता है सारा जी। तो 10-12 दिन में ये काम समाप्त करना होता है, नहीं तो आग वगैरह का खतरा रहता है इधर। वहीं इस मामले में सेवा सोसाइटी और पंचायत प्रधान की ओर से भी हिमाचल सरकार से किसानों की इस समस्या का जल्द ही कोई समाधान निकालने की अपील की गई है। हिमाचल में मंड क्षेत्र का जो अनाज है इसकी अगर सही बर्तों की जाए तो ये पूरा साल हिमाचल को बैठा के खिला सकता है, जो कि सारा का सारा मंडीकरण पंजाब में होगा। ये दो विषय हमारे, एक तो फसल कटाई का, ऊपर से जो मौसम का मिजाज है वो भी बहुत ख़राब है, और ये जो गेहूं की फसल है इसको तरह तरह का डर भी लगा रहेगा, कहीं कोई आग ना लग जाए, बारिश ना पड़ जाए, ओले ना पड़ जाए। तो मेरी श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि हमारी जो मुख्य जो दो समस्या है इनका समाधान किया जाए। तो जहां हमारी जो समस्या है इस समय फसल की कटाई की चल रही हैं, फसल की जो हमारी फसल होती थी जो पहले सारी हमारे साथ एक पंजाब बाउंड्री है, हमारे जितने भी किसान हैं वो सभी पंजाब में मंडीकरण करते थे। लेकिन अब जो महामारी देश में चली हुई है कोरोना के प्रति, उससे हमारी सीमा में जो लॉकडाउन हो गया है तो हमको आने जाने में समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। कृपा करके हमारी सरकार से, प्रशासन से यही गुहार है कि हमारे जो किसान हैं, जो अनाज यहाँ निकलेगा उसका कोई ना कोई खरीदने का प्रबंध किया जाए। दरअसल किसानों का कहना है कि हिमाचल में कृषि ही अधिकतर लोगों की आय का साधन है, और ऐसे में अगर उनकी फसलों का उठान नहीं होगा तो उनके सामने बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।